If we talk about यूरोलॉजी तो उसमें बहुत सी बीमारियां आती हैं, बट मैं उसको सिंप्लीफाई करके बात करूंगा कि जो यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं वो एक नए शिशु जन्मजात जो जन्मा शिशु होता है वहां से लेके और यंग्स में भी ओल्ड में भी, चाहे वो फीमेल्स हो मेल्स हो, सब में ये बीमारियां मिल सकती हैं। तो अगर हम जो बच्चे का जब जन्म होता है तो यूजुअली प्रेगनेंसी के समय बहुत से मरीज, अब जो माँ होती है तो उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांचें कराई जाती हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड में उसके 18 हफ्ते के बाद जब किडनी बनना शुरू होता है, यूरिन बनना शुरू होता है, जो पेट में पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं यूट्रस में, तो वो भी जो बच्चा पेशाब करता है उससे बनता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में जब बच्चा पेट में होता है उसमें सूजन आ रही है गुर्दों में या एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो उसमें हमें शक होना चाहिए कि बच्चे में कोई पैदाइशी बीमारी हो सकती है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय अगर पहले से मालूम है गुर्दों में सूजन है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे को फॉलो अप कराते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभी गुर्दे में रुकावट होती है जिसको हम यूपीजी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और अगर हम उसको निग्लेक्ट करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे उम्र के साथ वो गुर्दा सूजता जाता है और वो खराब हो जाता है। और कभी कभी 10, 12, 15 साल, 20 साल की उम्र पे जब मरीज आता है उस समय तक उसका गुर्दा खराब हो चुका होता है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि जब बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल का होता है, अगर वो पेट में दर्द बता रहा है, प्रेगनेंसी के समय अगर गुर्दों में सूजन दिखाई दी है, पैदा होने के बाद अगर वो पेशाब नहीं कर पा रहा है, बूंद बूंद करके पेशाब हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि उसके जो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं खराबी है, और ऐसे में इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको डॉक्टर को हमेशा दिखाना चाहिए, और जांचों के द्वारा अगर सही समय पे बीमारी पता चलती है और उसका अगर इलाज ऑपरेशन के द्वारा हम उसको ठीक कर देते हैं तो वो बच्चा पूरा स्वस्थ रह सकता है। हमको ये भी समझना चाहिए कि जो ये कंजेनाइटल जन्मजात गुर्दे की बीमारियां होती हैं या पेशाब के रास्ते की बीमारी होती हैं, जिसको हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व भी कहते हैं, इसका इलाज दवा नहीं होती है। बहुत से लोग बच्चे को लेकर डरते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब दवा बताइए, हम दवा के द्वारा बच्चे का इलाज करेंगे। तो उसमें जो इसका एक्सपर्ट डॉक्टर है उसकी राय के अनुसार इलाज कराना चाहिए। फिर ये होता है कि जो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो लड़कियों में स्पेशली अगर पेशाब का इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो लड़कियों में पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, फर्स्ट और सेकेंड इन्फेक्शन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन अगर लड़के में पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको अगेन फर्दर जांच करके देखना पड़ता है कि उसके गुर्दों में या उसके पेशाब के रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर एक बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या आजकल आ रही है कि बच्चे को डेली उसको पॉटी जाना चाहिए, उसका स्टूल डेली होना चाहिए। कई बार माँ बाप बच्चे का ध्यान नहीं देते हैं, तो एक हम बोलते हैं ब्लैडर बाउल सिंड्रोम, कि अगर बच्चे का पेट रोज नहीं साफ हो रहा है, बच्चा 3-4 दिन में एक बार अगर टट्टी कर रहा है, तो उसके आंतों के अलावा उसका इफेक्ट ब्लैडर में भी पड़ता है। तो ये भी डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो ब्लैडर बाउल सिंड्रोम में उसको पेशाब की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेशाब की धार खराब हो सकती है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ये बच्चों में देखना चाहिए, लड़कियों में विशेषकर, लड़कों में भी, कि बहुत जल्दी जल्दी पेशाब जा रहे हैं, उनकी चड्डी हमेशा भीगी रहती है, खेलते खेलते वो पेशाब हाथ लगा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में भी डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। अब बात आती है बच्चों में भी कैंसर्स हो सकते हैं गुर्दों के, तो अगर माँ नहलाने के समय जब बच्चा सोता है उस समय अगर उसको लगता है पेट में कोई गांठ फील हो रही है तो हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर पेशाब में खून भी आया है
तब भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जांचों के द्वारा हम देख सकते हैं, हालांकि बहुत रेयर डिजीज होती है, लेकिन फिर भी बच्चों में भी कैंसर पाए जा सकते हैं गुर्दों में। तो इसका भी अगर हम ध्यान रखेंगे और समय से इलाज करेंगे, तब भी बच्चा हमारा पूरा स्वस्थ होगा। अब एक चीज जो अक्सर बच्चों में निगलेक्ट लोग करते हैं, जो बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, कि अगर उसकी दोनों गोलियां, जिनको हम टेस्टिस कहते हैं, जन्म के समय टेस्टिस दोनों गोली जो होती हैं वो स्क्रोटम में होनी चाहिए। अगर बच्चा जब पैदा होता है तो घर के जो बड़े लोग हैं या उसको डॉक्टर हैं, उनको ये देखना चाहिए कि बच्चे की दोनों गोली स्क्रोटम में है या नहीं है। अगर स्क्रोटम में दोनों गोली नहीं है तो कई बार हो सकता है बच्चा अगर प्री मैच्योर पैदा होता है तो आने वाले 10-15 दिन, 1 महीने में नीचे आ जानी चाहिए। लेकिन अगर गोली नीचे नहीं है तो जांचों के द्वारा देखना चाहिए, क्योंकि कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो जब 4, 5, 6 साल की उम्र में आते हैं तब तक वो टेस्टिस थोड़ी खराब हो जाती है। तो अगर गोली हमारे स्क्रोटम में नहीं उतरी हुई है तो जांचों के द्वारा देखना चाहिए। और अच्छा होता है कि विदिन 1 ईयर अगर हम उन गोलियों को स्क्रोटम में ले आते हैं तो वो टेस्टिस यूजफुल फ्यूचर के लिए हो सकता है। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी जो मूत्र द्वार का छेद है वो पेनिस के टिप पे नहीं होता है, वो अक्सर नीचे होता है, जिसको हम हाइपोस्पीडियस कहते हैं। ऐसे में भी बच्चे को पेशाब करने में तकलीफ होती है, कभी कभी सुराख सिकुड़ा होता है तो धार फुहारे जैसी होती है। तो अगर ऐसी भी चीज बच्चे में दिख रही है तो माँ बाप को जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और समय से उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। उससे कोई गुर्दे नहीं खराब होते हैं, लेकिन वयस्क होने से पहले अगर ये ऑपरेशन हो जाता है और किसी एक्सपर्ट से ही ये ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास ये हाइपोस्पीडियस क्रिपल्ड आते हैं जिनमें सही ढंग से अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो फिर बाद में मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो ये बच्चों की प्रॉब्लम आती है। फिर जब जैसे जैसे वयस्क होता जाता है व्यक्ति, तो औरतों आदमियों दोनों में जो एक कॉमन प्रॉब्लम मिलती है वो स्टोन्स की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम मिलती है। पथरी गुर्दे से लेके पेशाब के रास्ते, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उनमें मिल सकती है, ब्लैडर में मिल सकती है। तो इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूजुअली जो अगर बहुत छोटी पथरी होती है तो वो निकल सकती है। अगर पथरी पेशाब के रास्ते यूरेटर में आके लोअर एंड पे फंसी हुई है तो कुछ दवाएं कामयाब होती हैं, ये पथरी निकल जाती है। लेकिन अगर गुर्दे में सूजन आ रही है, पेशाब में खून आ रहा है, मरीज को बुखार आ रहा है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गुर्दा इन्फेक्ट हो सकता है। या अगर दर्द खत्म हो जाए फिर आप जांच ना कराएं तो धीरे धीरे वो गुर्दा काम करना खत्म कर देता है। हम लोगों के पास अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस, इवन मैं जब संजय गांधी में भी डायरेक्टर था, यूरोलॉजी का हेड था, वहां भी इस तरह से निग्लेक्टेड केसेस आते थे, मेदांता में भी बहुत आते हैं। तो ऐसे में भी हमको अगर पथरी है तो उसमें दर्द अगर खत्म भी हो जाता है तो ये आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथिक दवा, इनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो मैं ये नहीं रिकमेंड कर सकता हूं कि उनसे पथरी निकल जाएगी। तो उसको भी दिखाते रहना चाहिए। अगर आवश्यक है तो डरना नहीं चाहिए, पथरी का इलाज कराना चाहिए। यहीं पे मैं भूल गया बताना कि बच्चों में या वयस्क होते होते एक प्रॉब्लम होती है जिसमें टेस्टिस में सूजन आ जाती है, टेस्टिस घूम जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्जन टेस्टिस। इसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्टिस जब घूम जाती है अपने जो लटकाव पे तो उसमें खून की दौरान खत्म हो जाती है। और अगर 24 घंटे से ज्यादा वो टेस्टिस निगलेक्ट होती है, वो टेस्टिस भर जाती है और उसको निकालना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जिनमें एक बार टेस्टिस में टॉर्जन हुआ, उसका उन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं दिया तो वो टेस्टिस मर जाती है। उसके बाद वो दूसरे टेस्टिस में भी फिर टॉर्जन हुआ, हमारे पास 3-4 दिन बाद आए और उस टेस्टिस को भी हम बचा नहीं पाए, तो वो एक तरह से एनॉर्किया हो जाता है, टेस्टिस खत्म हो जाती है। तो ऐसे मरीजों को फिर हमें मेल हार्मोन्स पे रखना होता है। तो भले ही निगेटिव अगर ऑपरेशन भी हो, लेकिन अगर टेस्टिस में सूजन है, दर्द है,
और बच्चा परेशान हो रहा है, आपको सूजन दिख रही है, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। निग्लेक्ट करने में हो सकता है वो टेस्टिकुलर लॉस हो जाए। अब हम जैसे जैसे और उम्र में बढ़ते हैं, तो यूजुअली 50-60 साल की उम्र में जब आप आते हैं, तो उस समय आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, पथरी भी हो सकती है और कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक बहुत आवश्यक चीज है जिसको हम कहते हैं ईयरली चेकअप। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, उसको अपना एक ईयरली हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। जैसे मेदांता लखनऊ में हम एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, छाती का एक्सरे, खून की जांचें, पीएसए, सब जांचें करते हैं और हम बीमारी को कभी कभी बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हम ईयरली चेकअप नहीं कराते हैं, मान लीजिए शुरू में मरीज के गुर्दे में छोटा सा ट्यूमर था, तो हम उस गुर्दे को सिर्फ ट्यूमर निकाल के बचा सकते हैं, जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। यही मरीज जब लेट स्टेजेस में आते हैं, पेशाब में खून आने लगा, गांठ बन गई, पेट सूज गया, उस स्टेज में आते आते बहुत देर हो चुकी होती है, उस समय हम ट्यूमर निकालते जरूर हैं, लेकिन वो बीमारी फिर से आ सकती है या पूरे किडनी का लॉस हो। तो जागरूकता बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है, तो आपको फौरन जागरूक हो जाना चाहिए कि आपको ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है, किडनी का भी कैंसर हो सकता है। कई मरीज ऐसे आते हैं जिनको 2 साल पहले पेशाब में खून आया, उन्होंने कुछ दवा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कुछ ले ली, खून आना बंद हो गया। अब उनके ब्लैडर में कैंसर था, उस समय वो हो सकता है अर्ली कैंसर हो, लेकिन जब वो 2 साल बाद फिर से खून आने लगता है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा है, जब वो आते हैं तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो मेरी हमेशा ये जो सुनने वाले लोग हैं उनसे ये आग्रह होगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज ना करें, स्पेशली अगर पेशाब में खून आ रहा है, कोई बुखार नहीं है, कोई आपको पेशाब में जलन नहीं है और खून सिंपल आ रहा है। अगर आप सिगरेट पीते हैं या आप तंबाकू खा रहे हैं, जिससे भी गुर्दे और ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, तो डॉक्टर से डेफिनेटली मिलके अपनी जांच करानी चाहिए और प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो कैंसर्स हैं, इनका इलाज सिंपल दवाओं से नहीं है, ये ऑपरेट करके ही हम इस बीमारी का सही हिस्टोपैथोलॉजी पता कर सकते हैं और फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सबको खून अगर आया तो कैंसर ही निकलेगा। खून आने का कारण इन्फेक्शन हो सकता है, खून आने का कारण स्टोन्स हो सकते हैं, खून कभी कभी प्रोस्टेट से भी आ सकता है। प्रोस्टेट्स में जो जब इनलार्ज होता है, एक बहुत मिसनॉर्मल लोगों में है कि वो कहते हैं साहब मेरा प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है। अगर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखें तो उसमें यह कहा जाता है प्रोस्टेट इज इनलार्ज, मॉडरेटली इनलार्ज, या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। वो हम यूरोलॉजिस्ट या सर्जन को उसकी जरूरत होती है कि कितना बड़ा प्रोस्टेट है, हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। प्रोस्टेट अगर अंदर की तरफ ग्रो करता है, पेशाब के रास्ते को दबाता है, तो पेशाब रुकती है। अगर बाहर की तरफ ग्रो करता है तो पेशाब नहीं रुकती है। अब अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन या दवा देनी है, इसका निर्णय हम जांचों के द्वारा करते हैं, जिसमें एक सिंपल कॉमन जांच होती है जिसको हम बोलते हैं यूरोफ्लो। पेशाब की धार हम देखते हैं और ये देखते हैं कितनी पेशाब बच रही है। आज के दिन में 60 से 70% मरीज जो हैं वो दवा से मैनेज हो सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ता है। अक्सर लोगों में ये होता है कि हमको तो डॉक्टर ने सिर्फ 10 दिन दवा कही थी, फिर वो बंद कर देते हैं, उनके सिम्टम रिकवर कर जाते हैं। अगर प्रोस्टेट की दवाओं से आपको फायदा हो रहा है तो ये दवा आपको जीवन भर लेनी पड़ती है और जांचों के द्वारा हम इसको देखते रहते हैं। कभी कभी जब धार पतली होती है, हर मरीज को लगता है साहब हमको तो पेशाब हो जा रही है, आप ऑपरेशन की क्यों बात कर रहे हैं। होता क्या है, मैं उसमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि गाड़ी अगर आप सेकंड गियर पे चला रहे हैं तो आपकी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से नहीं चला पाएंगे, तो धार पतली है। लेकिन सेकंड गियर पे चलाने से हमारा इंजन जल सकता है,
जो क्लच प्लेट्स खराब हो सकती हैं। तो अगर बहुत दिन तक वो इसको कंटिन्यू करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ब्लैडर खराब हो जाता है और ब्लैडर को हम बोलते हैं डीकम्पनसेट करके हाइपोकंट्रैक्टाइल हो जाता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता खत्म हो जाती है। प्रोस्टेट का इलाज आज दूरबीन से हम ऑपरेशन करके उसको TUR बोलते हैं। लोगों में भ्रांति है कि हमको लेजर से कर दीजिए। लेजर ऑपरेशन जो हम करते हैं वो अगर बहुत बड़ी ग्लैंड होती है तो हम उसको लेजर से न्यूक्लिएट करके ब्लैडर में डाल देते हैं और उसको मॉर्सलेट करके उसका कीमा बना के फिर निकालते हैं। अगर ग्लैंड 100 ग्राम से नीचे होती है तो उसको हम TUR करके, आजकल बाइपोलर एक TUR मैकेनिज्म होता है, उससे उसको ऑपरेट करते हैं। अब बात आती है कैंसर प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट कैंसर को पता लगाने के लिए अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है, उसके ताऊ चाचा फादर को कैंसर प्रोस्टेट है, तो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग PSA एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा 50 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। टट्टी के रास्ते हम उंगली डाल के प्रोस्टेट फील करते हैं, उससे भी हमें अंदाजा लगता है कि बीमारी है या नहीं है। अगर बीमारी का शक है तो उसका प्रोस्टेटिक बायोप्सी के द्वारा हम प्रूव करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है तो उसे ऑपरेशन के द्वारा हम पूरी प्रोस्टेट निकालते हैं, उसे रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, या फिर हम रेडियोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी से इनमें क्योर कर सकते हैं। अगर बीमारी बियॉन्ड प्रोस्टेट गई है तो ऐसे मरीजों को हम हार्मोन से ट्रीट करते हैं, जो कि हम इंजेक्शन के फॉर्म में या तो देते हैं या दोनों टेस्टिस निकाल देते हैं, क्योंकि कल्प्रिट जो है वो मेल हार्मोन होता है। वो जब हम रसद इस बीमारी की काट देते हैं टेस्टोस्टेरोन की, तो ये अपने आप श्रिंक करने लग जाता है प्रोस्टेट। तो ये कैंसर प्रोस्टेट के लिए इलाज संभव है। अगर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको क्योर दे सकते हैं। अगर अर्ली नहीं डिटेक्ट करते हैं, लेट स्टेज में मरीज जाता है, तो हम उसको वेल कंट्रोल कर सकते हैं। PSA के द्वारा हम देखते हैं कि कितना कंट्रोल हो रहा है। और कभी कभी जब जो इंजेक्शन के बियॉन्ड, जिसको हम कास्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, उस स्टेज में मरीज जाता है तो हमें सेकेंड लाइन की दवाएं देनी पड़ती हैं। वो भी बहुत कुछ इस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर स्टोन का डिजीज है तो स्टोन को या तो अब लिथोट्रिप्सी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसको बाहर को रेस से हम कहते थे तो ना, उसके अपने इंडिकेशन है कि अगर स्टोन सॉफ्ट है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लिथोट्रिप्सी ट्राई कर सकते हैं। उसकी स्थित स्टोन की हम देखते हैं। अदरवाइज हम स्टोन को या तो गुर्दे में छेद करके, जिसको हम PCNL कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, उससे पत्थर को तोड़ के निकालते हैं, या अंदर पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाके, जिसको हम यूरेट्रोस्कोपी या RIRS बोलते हैं, उससे भी जाके पत्थर का हम चूरा बना के उसको निकालते हैं। अब आती है बात औरतों में। जो औरतें 50-60 साल की उम्र में या इवन यंगस्टर्स में, जिनको मल्टीपल अगर वेजाइनल डिलीवरीज हैं या बहुत कमजोर हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम होती है खांसने छींकने से पेशाब का लीक कर जाना। ऐसे मरीजों को भी, क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो अगर हम एक सपोर्ट के द्वारा, उसको हम स्लिंग बोलते हैं, उसके द्वारा हम उससे इनको निजात दिला सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स में होती है वो ये होती है कि इनका, वो कंप्लीट फीमेल होती हैं, बट एक सिंड्रोम होता है जिसमें वेजाइना नहीं बनी होती है, यूट्रस नहीं बनी होती है, जिसको हम मायरनर-रोटेनिस्की सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर कोई बच्ची मिनारके में 13, 14, 15 साल में जब महीना शुरू होना चाहिए, अगर उसका महीना शुरू नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जांचें करानी चाहिए। हम लोग इस तरह की जो वेजाइनल एजेंसिस है, उसके बहुत से मरीज हमारे पास संजय गांधी में भी थे, मेदांता में भी आते हैं, जिसमें आंतों के द्वारा हम आर्टिफिशियल वेजाइना बनाते हैं। तो ये औरतें जो होती हैं, ये बच्चियां, ये बच्चे नहीं इनके हो सकते हैं, महीना नहीं हो सकता है, बट ये सेक्सुअली एक्टिव रह सकती हैं, तो इनको हम एक जीवन धारा में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा औरतों में जो अनदर प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चेदानी हिस्टेक्टमी होती है
तो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी में इनकी वेजाइना और ब्लैडर के बीच में छेद बन जाता है, तो ये लोग लगातार पेशाब लीक करती रहती हैं। तो ऐसे मरीज भी हम लोग, स्पेशली मेरी टेक्निक है इसमें, हम वेजाइना से जाके इसको ऑपरेट करते हैं। अब तक सैकड़ों ऑपरेट किए होंगे और बहुत ही सिंपल ऑपरेशन से हम इनको पूरा स्वस्थ कर सकते हैं। इनमें जरूरी नहीं है कि वो लेप्रोस्कोपी, पेट खोल के या बहुत फैंसी रोबोटिक सर्जरी। अभी मेरा एक पेपर इंडियन जर्नल ऑफ गायनेकोलॉजी में एक्सेप्ट हुआ है, जिसमें मैंने कहा है कि एक सिंपल विधि से वेजाइना के रास्ते ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। खर्चा कम आता है, मरीज शाम से खाने लगता है, दूसरे तीसरे दिन छुट्टी होती है, 2 हफ्ते हम कैथेटर रखते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऑपरेशन के समय यूरेटर को लोग इंजर कर देते हैं, तो ऐसे मरीजों में नॉर्मल भी पेशाब होती है और लगातार भी पेशाब छूटी रहती है, तो इनमें यूरेट्रिक इंजरी होती है। जांच के द्वारा हम पता लगाते हैं कि यूरेटर कितना टाइट बंधा है, गुर्दे में रुकावट तो नहीं है, और अगर गुर्दा काम कर रहा है, लीक है, तो हम इसको भी 2 से 1-2 महीने बाद जब वो रास्ता सेटल हो जाता है, तो उसको लेके यूरेटर को हमें पुनः ब्लैडर में जोड़ना पड़ता है और इससे पेशाब का चूना बंद हो जाता है। तीसरी औरतों में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनकी मसल वीकनेस की वजह से पूरा यूट्रस, ब्लैडर, टट्टी का रास्ता कभी कभी आते हर्निएट होके नीचे आ जाती हैं, बच्चेदानी के बाहर आ जाती हैं। क्योंकि इनमें टिश्यू वीकनेस होती है, तो इनमें बच्चेदानी निकालने के बाद हमारी अपनी टेक्निक है, हम मेश लगा के इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वो कई बार कहते हैं कि मेश नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हमने जो भी पेशेंट्स ऑपरेट किए हुए हैं हंड्रेड्स में, आज तक इरोजन नहीं मिला है। तो अगर प्रॉपर ढंग से इसका ऑपरेशन किया जाए, कभी कभी बच्चेदानी निकालने के बाद भी बच्चेदानी का जो वेजाइना होता है प्रोलैप्स होके बाहर आ जाता है, तो इनको भी ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऐसी लेडीज जिनमें पूरा प्रोलैप्स होके सब बाहर है, उनका जीवन शैली बदल जाती है, वो घर से बाहर नहीं जाते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं। यंग अगर है तो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रह सकता है, तो ऑपरेशन के द्वारा उनको पूरा स्वस्थ किया जा सकता है। तो ये सब बीमारियां एक कॉमन है। तीसरी एक बीमारी और तुम बड़ी कॉमन है, आदमियों में होती है, जल्दी जल्दी पेशाब लगना, जाते जाते पेशाब निकल जाना। तो ये भी जांचों के द्वारा हम कारण पता कर सकते हैं और इसकी बहुत अच्छी दवाएं आ चुकी हैं, तो वो भी दवाओं के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों में एक धारणा होती है कि हम बहुत पानी पिएंगे तो हमारा गुर्दा बहुत अच्छा रहेगा, तो लोग 8 लीटर 10 लीटर पानी पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं। तो एक जल्दी जल्दी पेशाब आने का कारण ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लिक्विड्स ले रहे हैं, तो उससे भी फ्रीक्वेंसी बहुत बनती है। तो सबसे पहले जो, अगर आप घर में रहते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में हैं, तो 2-2.5 लीटर लिक्विड से ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप खेलने गए हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, बहुत पसीना निकल रहा है, तब आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन, जो मैंने आपसे कहा, इस तरह की चीजें हैं। प्रॉपर समय पे आप डॉक्टर को अगर दिखाते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं, तो आप क्योर हो सकते हैं, एक आप नॉर्मल जीवन धारा में फिर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस जो अभी हमारे पास आए भी हैं चैट में, और कुछ क्वेश्चंस हमने जब आपका प्रोग्राम डिक्लेयर किया है तो वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम चैट्स, फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम व्हाट्सएप। तो जो क्वेश्चंस है, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगी कि व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर एज रिलेटेड यूरिन प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट, जैसा आपने बता दिया स्पेसिफिक, व्हाट इज PSA, इस पे हमारा एक आया था, वो चाह रहे थे कि इस पे आप उनको थोड़ा एनलाइटन करें। देखिए, जैसे जैसे जब उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट आदमियों में होता है, एंड प्रोस्टेट का काम ये होता है कि ये जो सीमेन निकलता है, वो सीमेन वीर्य जिसको कहते हैं, तो वो प्रोस्टेट में बनता है।
तो जब प्रोस्टेट बढ़ता है, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि ये ग्रंथि हमारी पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होती है, तो अगर ये रुकावट डालती है तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं धार पतली होना। आप जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब देर में शुरू होता है, जिसको हेजिटेंसी कहते हैं। पतली धार होना, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब जाना, रात में बहुत बार पेशाब जाना, और कभी कभी जिसको हम अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि जाते जाते इतनी जोर से पेशाब लगती है कि निकलने लगती है, टपकने लगती है। और बहुत रेयर केसेस में खून भी आ सकता है। और अगर वेल कंट्रोल्ड आप नहीं है तो इन्फेक्शन भी आपको लग सकता है अगर प्रोस्टेट में रुकावट है और पेशाब आपकी ज्यादा बच रही है। तो ये तो प्रोस्टेट के लक्षण होते हैं। पीएसए जो एक जांच है, ये एक तरह का ट्यूमर मार्कर है। जब आपके प्रोस्टेट में कैंसर होता है तो नॉर्मल कंडीशंस में ये जो पीएसए के एंजाइम्स होते हैं, ये आपका जो सीमेन होता है इसको ये बाद में लिक्विफाई करता है। तो जब कैंसर होता है तो ये आपके जो सेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, कैंसर ग्रो करने लगता है। तो ये पीएसए जो है ये खून में आने लग जाता है। तो नॉर्मली ये खून में ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर पीएसए 2 से कम है, 1.5 से कम है, ये है, तो ये इंडिकेट करता है कैंसर नहीं है। लेकिन अगर आपका पीएसए 2.5 से अबव जा रहा है, या फैमिली हिस्ट्री है, या हमने जब टट्टी के रास्ते उंगली डाल के प्रोस्टेट फील करी, उसमें प्रोस्टेट हार्ड मिल रहा है, नोड्यूल मिल रहा है, तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इनको जैसे मैंने कहा, फिर हम एक मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई कराते हैं, उसके बाद फिर इनमें बायोप्सी करनी पड़ती है। और अगर बायोप्सी में जो टट्टी के रास्ते करी जाती है, जिसको ट्रस्ट गाइडेड या फ्यूजन बायोप्सी होती है, तो अगर कैंसर आता है तो जैसा मैंने कहा, अगर अर्ली स्टेज का है तो हम उसमें पूरी प्रोस्टेट निकालते हैं, या रेडियोथेरेपी प्लस हार्मोन थेरेपी देते हैं, या अगर प्रोस्टेट के बियॉन्ड ग्रो कर गया है हड्डियों तक, ग्रंथियों तक, तब हम उसको हार्मोन से ट्रीट करते हैं। तो पीएसए एक तरह का ट्यूमर माना। थैंक यू सर। आप दिलीप जैन शिवपुरी जी से पूछ रहे हैं हमसे कि यूरिन का फ्लो कभी कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत कम, इसका कारण क्या है? और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी यूरिन और आएगी लेकिन आती नहीं है। ये हमेशा नहीं होता। और उनकी यूरिन की रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड सब नॉर्मल है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? बता रहा हूं। होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो नीचे हड्डी का ढांचा होता है, और हड्डी के ढांचे के बीच में मसल्स होती हैं जिनको हम पेल्विक मसल्स बोलते हैं। इन पेल्विक मसल से आदमियों में पेशाब का रास्ता और टट्टी का रास्ता निकलता है। औरतों में पेशाब का रास्ता, वेजाइना और टट्टी का रास्ता, 3 चीज निकलती है। अब आप अगर अपने मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बहुत समय आप स्ट्रेस में हैं तो आप मसल्स को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं पेशाब करने के समय, या बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से उनको पेट की प्रॉब्लम, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, तो ये कारण जो होता है नॉन रिलैक्सिंग पेल्विक फ्लोर होता है। तो उसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी को लगातार पेशाब की धार गड़बड़ है तब तो वो बीमार हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है प्रोस्टेट की वजह से या पेशाब के रास्ते में सिकुड़न की वजह से। लेकिन अगर आपको बाउल सिम्टम्स भी हैं, पेशाब बीच बीच में, तो आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस तो नहीं है। तो उसमें लाइफस्टाइल, थोड़ा योगा करिए, पेल्विक एक्सरसाइजेस करिए, गर्म पानी के टब में बैठ के सिकाई करिए, रेगुलर मोशंस करिए, अच्छा फूड लीजिए, जंक फूड कम खाइए। तो अगर अपना जीवन शैली आप बदल देंगे तो आपको इस तरह की चीजों में आराम हो जाएगा, क्योंकि जांचों में इसमें कुछ नहीं मिलता है और कोई स्पेसिफिक दवा भी हम आपको नहीं बता सकते। तो जस्ट चेंज इन लाइफस्टाइल, जो एक होता नहीं आर्ट ऑफ लिविंग, आपको सीखना पड़ेगा, तो उससे आप ठीक हो जाता है। बायोफीडबैक हम इसको कहते हैं। और हमारे बीच में आशीष सक्सेना जी हैं जो 17 सालों से डायलिसिस ले रहे हैं, तो क्या उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? नहीं, देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो इसको हम बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब गुर्दा एक छलनी की तरह है, आपके शरीर की गंदगी को गुर्दा छानता है, तो अब इसको छानने के लिए या तो हम नया गुर्दा लगाएं, या जैसे छलनी खराब हो जाए या तो नई छलनी लाएं, या फिर तो अगर आप
के पास डोनर है, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी लोगों में जागरूकता नहीं है कि ब्रेन डेड होने पे वो अपने ऑर्गन डोनेट करें। तो ये बहुत कम है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी बहुत कम है। तो हमारे वहाँ जो अभी हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो लाइफ रिलेटेड है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गुर्दा या तो वाइफ देती हैं या माँ देती है। तो अगर वो एज होनी, उसमें कई चीज होते हैं कि मरीज फिट फॉर ट्रांसप्लांट हो, उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 65-70 साल के मरीज में ट्रांसप्लांट का नहीं फायदा होता है। डोनर होना चाहिए, डोनर मैच होना चाहिए। आज के दिन में हम एबीओ इनकॉम्पेटिबल भी ट्रांसप्लांट करते हैं, बट वो खर्चीला ज्यादा होता है। तो ये देखने के बाद ही मरीज को तय किया जाता है कि ट्रांसप्लांट उसमें संभव है या नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं तो वो डेफिनेटली डायलिसिस से बेटर मेथड होता है। डायलिसिस जब तक ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं तब तक जीवन डायलिसिस पे चलता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि यूटीआई के क्या क्या जोखिम है और यूटीआई को होने से मैं कैसे रोक सकती हूँ, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, जो यूटीआई, जैसा मैंने कहा कि अगर जब आप बच्चे होते हैं तब अगर यूटीआई हो रहा है तो हमें कारण पता लगाने होते हैं कि आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर, की ब्लैडर जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, या कोई कंजेनाइटल डिफॉर्म, मतलब आप में कोई पैदाइशी बीमारी तो गुर्दे की नहीं है या ब्लैडर की नहीं है। तो एक चीज जो लोगों में, लेडीज में, लड़कियों में आदत होती है, क्योंकि हम लोग की कंट्री में टॉयलेट इतने नहीं है फीमेल्स के लिए, तो वो अवॉइड करती हैं। सुबह पेशाब गई, फिर घर आके शाम को पेशाब जाती हैं, तो उससे भी इंफेक्शन का डर होता है। दूसरा, मैंने कहा कि अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं तो उसमें भी जब आप, क्योंकि औरतों में पेरिनियम, टट्टी का रास्ता, पेशाब का रास्ता, वेजाइना पास होता है, तो उसकी वजह से भी लोकल कॉलोनाइजेशन हो जाता है, जिससे भी हो सकता है। तीसरा होता है ओवर एक्टिव, कि आपको पेशाब लगी और आपने पेशाब रोकने की कोशिश करी, तो क्या होता है, पेशाब जो है वो यूरेथ्रा में आता है, फिर ब्लैडर में वापस चला जाता है। और यूरेथ्रा में हमेशा बैक्टीरिया, पेरिनियम में, यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया चले जाते हैं ब्लैडर में, वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो अगर किसी को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है तो कभी कभी जेनेटिक कॉज भी होता है कि देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स जो फीमेल्स में हैं, तो हमें अगेन मरीज की जांच करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देते हैं। लोगों में कभी कभी कंसेप्ट है कि कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है, कल्चर कराया और कल्चर में बैक्टीरिया दिख गया तो टन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि देन यू डेवलप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो यूटीआई को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक अगर बैक्टीरिया आ रहे हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो बॉडी की इम्यूनिटी विल टेक केयर। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए फीमेल्स को, स्पेशली जब आप फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती हैं तो आफ्टर मीटिंग दी हस्बैंड पेशाब जरूर उनको करना चाहिए, क्योंकि एक्ट के समय बैक्टीरिया अगर ब्लैडर में चले जाते हैं तो अगर वो पेशाब पास करती हैं तो इमीडिएटली वो पास ऑन होते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत बार बार रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं, तो एक बार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, बहुत मोटे हैं, तो ऐसे लोगों में यूटीआई हो सकता है। तो हाइजीन, शेव नीचे रखिए। कभी कभी वी टॉक अबाउट वी वॉश वगैरह होते हैं, उनमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे वॉश करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करते रहना चाहिए। यूरिनेशन के बाद प्रॉपर वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाइपिंग विद ए क्लीन क्लॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे लोगों को चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन हैबिट्स विल आल्सो हेल्प इन गेटिंग दिस यूटीआई केयर। बट एकदम से यूटीआई बैक्टीरिया दिख गया और आपने एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जी सर। सर, एक और क्वेश्चन है, अलका चितौड़ा जी है, उम्र है उनकी 21 वर्ष और 36 ईयर्स से वो डायबिटिक है और 15 सालों से इंसुलिन पर भी है, और रात में उनको हर 2 घंटे में पेशाब जाना पड़ता है, जिससे उनकी नींद भी खराब होती है और उससे बाकी दूसरी चीजें भी उनकी डिस्टर्ब रहती हैं दिन भर। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या सजेशन है? देखिए, इनको हम नॉक्टूरिया बोलते हैं इसको। दिन के समय शायद इनको इतनी पेशाब नहीं आती होगी ज्यादा। होता क्या है कि जब आप
दिन में चलते फिरते रहते हैं तो आपका थर्ड स्पेस में टिश्यू का जो पानी उस शरीर का ब्लड है वो छन के जो लिक्विड है वो थर्ड स्पेस में आ जाता है। तो जब आप लेटते हैं तो वो वापस सर्कुलेशन में आता है, यूरिन ज्यादा बनता है, उसकी वजह से नॉक्ट्यूरल एनालिसिस होता है। लोगों की कई बार आदत होती है कि रात में पानी बहुत पीते हैं, तो 6 बजे के बाद ऐसे मरीज जो इनके सिम्टम्स हैं आफ्टर 6 o'clock ये मिनिमम वाटर इनटेक करें। दूसरी चीज, अपना डायबिटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें जिससे मसल टोन अच्छी रहे। मसल टोन जो फ्लूइड आपका थर्ड स्पेस में होता है वो आपकी मसली पंप करके शरीर की वो वापस सर्कुलेशन में भेजते हैं, तो वो करना चाहिए। 6 बजे के बाद पानी, चाय, दूध सब कम कर देना चाहिए, 6 बजे से पहले लेना चाहिए। और कई बार जांचों के द्वारा देखना पड़ता है कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं या कोई डायबिटिक तो नहीं ले रही हैं जिससे पेशाब ज्यादा बने, और अगर नहीं है तो उसमें कुछ हम दवाएं हैं जिससे हम ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो हेल्प। बट सबसे पहले इनको अपना फ्लूइड कम करना पड़ेगा। अक्सर हम ऐसे मरीजों से वॉइडिंग डायरी बनवाते हैं, जैसे बैंक में डेबिट क्रेडिट होता है तो इनटेक आउटपुट कितनी पेशाब हो रही है वो मात्रा मेजर करता है, एंड दैट आल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि ऐसा तो नहीं है जो पानी ज्यादा पीने से या और कारण से या बहुत मोटा होने से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने से, तो थर्ड स्पेस का फ्लूइड है वो तो सर्कुलेशन में वापस आके पेशाब ज्यादा नहीं बना रहा है। तो अगर इन सब चीजों का वो ध्यान दें तो इससे निजात मिल सकती है। एक क्वेश्चन और है कि हमें गुर्दे की पथरी जो होती है उसके लिए कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए तो रोकने के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पथरी का कारण पता करना बड़ा कठिन है कि पथरी क्यों बन रही है। अगर गहन से गहन भी आप जांच करेंगे तो 10-20% लोगों में ये पता लग सकता है कि पथरी बनने का कारण क्या है। 60 से 70% लोगों में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं मिलता है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर जिसको एक बार पथरी बनती है, अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो कब 5 साल 10 साल के अंदर 60% लोगों को पुनः पथरी बन सकती है। पथरी बनना क्रिस्टलाइजेशन, जैसे शक्कर बनती है, मिश्री बनती है, पथरी भी वही, उसका भी प्रिंसिपल सेम है। तो अगर हम पानी ज्यादा पिए कि यूरिन हमारा सैचुरेट ना हो, सुपर सैचुरेट ना हो, तो पथरी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पानी पीना चाहिए। और पानी कितना पीना चाहिए? यूजुअली 3 से 3.5 लीटर अगर ऐसे लोग पानी पिए इंटरवल्स में, तो स्पेसिफिक होता है कि आप यूरिन का कलर देखें। अगर आपकी यूरिन कोई एंटीबायोटिक या ऐसी कोई दवा नहीं ले रहे हैं जिससे पेशाब गाढ़ी हो रही हो, तो आपको क्रिस्टल क्लियर पेशाब होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी ए गाइडिंग फोर्स कि आप कितना पानी पिए। दूसरी चीज होती है नमक कम खाना। ऐसा होता है, नमक एक ऐसा सॉल्ट है जो बॉडी हमेशा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप नमक ज्यादा खा रहे हैं तो सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब एक सॉल्ट एब्जॉर्ब हो रहा है तो बदले में कोई निकलेगा। तो सोडियम जब एब्जॉर्ब होता है तो कैल्शियम निकलता है, और हम सब जानते हैं कैल्शियम स्टोन का पार्ट है। तो अगर आप नमक ज्यादा खाएंगे तो कैल्शियम ज्यादा एक्सक्रीट करेंगे तो पथरी बन सकती है। तो नमक कम खाना चाहिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को। तीसरी जो एक चीज और है, ऑक्सिलेट जो फ्री ऑक्सिलेट अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ऑक्सिलेट ना अब्जॉर्ब हो उसके लिए खाने के साथ में आपको या तो एक कटोरी दही या मिल्क सुबह शाम लेना चाहिए, तो उससे ऑक्सिलेट नहीं अब्जॉर्ब होगा। फलों में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, अगर आप डायबिटिक हैं तो 3-4 नींबू रोज लीजिए, नॉन डायबिटिक हैं तो आप मौसम्बी, संतरा, नींबू, ये भी जो है स्टोन को चिपकने से, क्रिस्टल्स को चिपकने से रोकते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग लेना है। नॉन वेज कम खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स कम लेना है, बियर ड्रिंक्स को कम लेना चाहिए, काजू बादाम कम लेना चाहिए, चॉकलेट्स कम लेना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं बैंगन या बीज वाले फल ना खाएं, ये भ्रांति है, आप सब कुछ खा सकते। नमस्कार सर, मेरी एज 57.5 है। मेरे को यूरिन का बहुत सेंसेशन होता था, और मैंने फरवरी 2020 में डॉक्टर गौर है, सीनियर यूरोलॉजिस्ट है बॉम्बे हॉस्पिटल में, उनको दिखाया था।
तो उनने मेरा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी कराई थी और बोले सब नॉर्मल है। मेरे को प्रोस्टेट का डाउट किसी लोकल डॉक्टर ने बताया था, बोले सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उन्होंने कोई दवाई भी सजेस्ट नहीं करी थी मेरे को। पर मेरे को अभी भी लगता है जैसे यूरिन सेंसेशन रहता है यूरिन जाने के बाद, और इच्छा होती है बार बार जाने की। तो फिर से कोई टेस्ट वगैरह कराना चाहिए क्या मुझे? नहीं, जैसा आपने बीच में सुना होगा, मैंने एक चीज कही थी, नॉन रिलैक्सिंग पेल्विक फ्लोर। अगर आप बहुत ही स्ट्रेसफुल किस्म के व्यक्ति हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो अक्सर इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। इसको हम कई बार पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम या नॉन रिलैक्सिंग पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल ये एक्सरसाइज करिए, आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दीजिए, और टब में बैठ के गुनगुने पानी से सिकाई करें। अगर इसके बावजूद आप नहीं करते हैं, तब आपको कुछ दवाएं हेल्प करती हैं, जो डॉक्टर की राय के बाद ही हम उसकी बता सकते हैं। बट ये कोई बीमारी नहीं है। आप ऐसे मरीज पूरे अपने कार्यकाल में खूब मोटी फाइल बन जाती है, दसियों डॉक्टर को दिखा देते हैं, बट इसका इलाज इज चेंज इन लाइफस्टाइल। जी डॉक्टर आशुतोष गोस्वामी की अपनी बात रख सकेंगे, प्लीज गोस्वामी जी। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं सर डायबिटिक हूँ पिछले 10 वर्षों से। तो यूरिन में झाग आता है सर कभी कभी, तो इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, झाग आपने देखा, जब आप दूध दूहते हैं तो जब कोई भी पेशाब फोर्स से किसी चीज में गिरती है, जैसे आप टॉयलेट में कर रहे हैं और पेशाब पानी से जब लड़ेगी, तो डेफिनेटली यूरिन में थोड़ा सा तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे झाग बनता है। तो झाग बनना कोई बीमारी नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे में आप ये चेक कराइए कि आपकी शुगर प्रॉपर कंट्रोल्ड है, आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, और यूरिन में प्रोटीनूरिया तो नहीं हो रहा है। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो झाग बनना कोई ऐसी बीमारी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर सरवन सिंह जी पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले, और उनको पैरालाइज है वो, और उनको कैथेटर डला हुआ है। तो कैथेटर के माने हैंडलिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बार बार उनके लिए यूटीआई हो जाता है, प्लीज। नहीं, पहली चीज, पैराप्लीजिक ये पहले थे या ऑपरेशन के बाद हुए हैं? ये ऑपरेशन के बाद हुए हैं सर। हाँ, तो उनको कैंसर तो नहीं है प्रोस्टेट का? देखिए, जो वो सरवन सिंह जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, प्लीज। सरवन सिंह जी सीधी बात कर सकते हैं अपनी, प्लीज। देखिए, अगर ऑपरेशन के बाद ये पैरालिसिस हुई है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए पैरालिसिस क्यों हुई है। यूजुअली जब पैरालिसिस हो जाती है तो उसमें ब्लैडर जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की खराब हो जाती है रीढ़ रज, तो ब्रेन से आने वाले सिग्नल खत्म हो जाते हैं, ब्लैडर गेट्स ऑटोमेटिक। तो उसको 2 ढंग से इलाज किया जाता है। या तो हमें नली डाल के ब्लैडर को ड्रेनेज में रखना पड़ता है, और हर महीने आप नली बदलाते रहते हैं, आपको सफाई रखना है, जो बैग है उसकी ढकनी हमेशा बंद रखनी है, पेनिस के टिप को वॉश करना है, कैथेटर को ठीक से पेट पे चिपका के रखना है, जिससे हम कैथेटर केयर बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन, पथरी होना, ये सब होता रहता है। तो इसमें अच्छा मेथड ये होता है कि हम 6-6 घंटे पे नली को डाल के पेशाब निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। तो अगर आपका डॉक्टर और आप ये कर पाए, ये संभव हो, तो कॉन्टिन्यूअस कैथेटराइजेशन से क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपको कैथेटर पे ही रखना पड़ता है। अगर पेशाब के रास्ते कैथेटर रखने से समस्या ज्यादा हो रही है तो हम उसको पेट के रास्ते ब्लैडर में डालते हैं, जिसको सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी बोलते हैं। उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होता है। तो ये निर्णय जो आपका डॉक्टर है वो ले सकता है आपसे डिस्कशन के बाद। और अगर आप क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन 6-6 घंटे में कर सकते हैं तो वो सबसे आइडियल ट्रीटमेंट होगा। जी थैंक यू सर। सर एक विशेष मैं बात जनरल पूछना चाहूंगा कि आजकल बच्चों के लिए वो पैड पहना दिए जाते हैं, हगीज नाम का जो प्रोफेशनल नेम है उसका,
तो बच्चे किसी भी समय पोटी करते हैं और पेशाब करते हैं, क्या इससे इसकी बायोबात या बॉडी बात डिस्टर्ब नहीं हुई बच्चों के लिए आगे चल के? इससे की कोई सेंसेशनल प्रॉब्लम नहीं होगी सर? नहीं, कोई बच्चों होती नहीं है। अब आप ये कहें कि बच्चे ने पॉटी करी और 12 घंटे अम्मा ना देखें, तो वो तो देखिए नुकसान करेगा। तो अगर आप हगीज पहनाते हैं, सब करते हैं, तो बचपने में भी लंगोटी, हम लोग सब लंगोटी पहन पहन बड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में देखिए कोई भी चीज करते हैं, आज अरबों खरबों में लोग हगीज का यूज कर रहे हैं, अगर हार्मफुल होती तो वो पॉपुलराइज ही नहीं हो सकती थी। तो अगर आप हगीज पहना के भूलना नहीं है, यू हैव टू कीप इट चेंजिंग। अगर बच्चा पॉटी करता है, जब पता रखता है शाम टाइम से उसको चेंज कराएं, हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़े अच्छे अब्जॉर्बेंट होते हैं। तो जो डर्मेटाइटिस अमोनाइकल होती है वो कम होती है, उसे नहीं के बराबर है, लेकिन डेफिनेटली दे आर मोर कन्वीनियंट देन जो लंगोटी या हम लोगों के टाइम में गद्दी और लंगोटी पे सुलाए जाते थे, उससे डेफिनेटली इट इज बेटर। ऐसा कोई नुकसान नहीं। थैंक यू सर। सर सारिका शुक्ला जी ने हैंड रेज किया हुआ है। मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हमारे सत्र अंत की ओर जा रहे हैं। तो सारिका जी, अगर आप पूछना चाहती हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी नमस्ते सर। सर मेरी उम्र 40 साल है और मुझे सर किडनी में स्टोन 10 साल पहले हुआ था। तो मेरा 1 साल इलाज चला तो वो निकल गया था, पर मुझे 10 साल बाद फिर से बहुत ज्यादा स्टोन बनना शुरू हो गए और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें लगातार स्टोन बनता रहता है, तो मुझे नेफ्रोकेलोसिस नाम की बीमारी बताई है सर। तो सर ये बीमारी खत्म हो सकती है कि नहीं, या फिर इससे कोई असर तो नहीं होगा? देखिए, नेफ्रोकैल्सिनोसिस आप मेडिकल टर्म नहीं समझेंगी। तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस का एक कारण होता है गले में ग्रंथि होती है पैराथायरॉइड, उसको देखना चाहिए कि वो हाइपर एक्टिव तो नहीं है। कभी कभी सार्काइडोसिस एक बीमारी होती है, उसमें हो सकती है। अगर ये बीमारियां नहीं है तो इसमें इतना कैल्सिफिकेशन किडनी में होता है कि जड़ से इसको खत्म नहीं कर पाते हैं। अगर कोई पथरी पेशाब के रास्ते में फंस जाती है और गुर्दे में रुकावट डालती है तो उसको निकालना चाहिए। और जो मैंने परहेज थोड़े से बताए, पानी ज्यादा, नमक कम, सिट्रस फ्रूट्स, दही का सेवन, तो ये आपको करते रहना चाहिए। तो एक प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके आपको इसकी जांच करानी चाहिए। जड़ से अगर नेफ्रोकैल्सिनोसिस है तो जड़ से नहीं जाता है, बट प्रिकॉशन से आपके गुर्दे खराब होने से बचाया जा सकता है। तो सर क्या मुझे लगातार मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए? नहीं, इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया कि अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड बड़ी है तो उसको निकलवाना पड़ता है, सार्काइडोसिस का अपना इलाज है, तो वो देखने के बाद ही बताया जा सकता है। कभी कभी एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, उसमें ये होता है। तो इसको दिखा के प्रिकॉशंस लेते हुए लाइफस्टाइल चेंज करके इस बीमारी से आपको मुक्ति तो नहीं मिल सकती है, बट गुर्दे के फर्दर डैमेज को हम रोक सकते। ओके सर, थैंक यू सर। सुमना जी हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी अपना प्रश्न पूछ लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी। जी, हमारा प्रश्न ये था कि ये ऑपरेशन है प्रोस्टेट का, ये लैप्रोस्कोपिक मेथड में हो सकता है कि नहीं? और दूसरा प्रश्न ये था कि ये मेल कैथेटर लगाने में क्या ज्यादा तकलीफ होता है? नहीं, देखिए, अगर मैं ये कहूँ लगाने से, मेल कैथ से क्या मतलब है कि जो पेशाब के रास्ते नली डालते हैं उसको कह रहे हैं या कंडोम कैथेटर को कह रहे हैं? नहीं, वो पेशाब के नली से जो डालते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका लेप्रोस्कोपी, इसको ये सब मिसनोमर टर्म्स हैं। जो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जिसमें हम कैंसर प्रोस्टेट के लिए पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं, तो ये ओपन विधि से भी हो सकता है और लेप्रोस्कोपी से भी हो सकता है। लेप्रोस्कोपी का जो एक्सटेंशन है उसे हम रोबोटिक सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें आप कंसोल पे ऑपरेट करते हैं। तो लेप्रोस्कोपी विधि इफेक्टिव है अगर हमें पूरा प्रोस्टेट निकालना है। अगर हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो रूटीन प्रोस्टेट रुकावट के लिए ऑपरेशन करते हैं, तो वो दूरबीन से पेशाब के रास्ते करते हैं। और जैसे नारियल का गूदा निकाला जाता है, दूरबीन से हम प्रोस्टेट को काट काट के, उसको पीसेस में निकाल के रास्ते को चौड़ा करते हैं।
और दूसरा जो क्वेश्चन नली का आपने कहा, तो डेफिनेटली बहुत प्लेजरेबल, मतलब इससे आनंद नहीं मिलेगा। इससे कभी कभी, क्योंकि इस जब कैथेटर के आगे एक बैलून होता है जिसको हम फुलाते हैं, तो वो आपको सेंसेशन देता है जैसे पेशाब लग रही है, टट्टी लग रही है, तो दवाओं के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशाब रुकी है और थोड़े से टाइम के लिए नली डाली गई है टू टाइड ओवर द क्राइसिस, तो दवाओं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट डेफिनेटली अनकंफर्टेबल रहता है। आपकी मनस्थिति क्या है, हाउ वेल यू एक्सेप्ट द कैथेटर, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं, बहुत से लोग दवाओं के साथ उसको वेल टॉलरेट कर लेते हैं। बट अगर आप ये समझेंगे कि ये जीवन भर के लिए नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल एक्सेप्ट इट। टाइम बीइंग होता है प्रोस्टेट सर्जरी के बाद, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बाद, तो ये इसको यूजुअली हम 2-3 हफ्ते में निकाल देते हैं। हाँ मैम, नमस्कार सभी को मेरा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर से कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण लक्षण सर जो पता चले कि हमारे जो है किडनी में, गुर्दे में संक्रमण है। कभी कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अचानक से सबको समझ में आता है कि काफी लंबे समय से संक्रमण था गुर्दे में। तो सर ऐसा कोई लक्षण है जिसे हम सिम्टम्स को पकड़ें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, देखिए, अगर संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन, तो अगर आपके गुर्दे के स्थान पे दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, आपके पेशाब में बहुत जलन हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में कहीं इन्फेक्शन है। वो रुकावट की वजह से हो सकता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से हो सकता है। तो अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर जूड़ी दे के आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, जल्दी जल्दी पेशाब हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये संक्रमण की निशानी होती है। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। मेरा 2014 में पायरोप्लास्टी हुई थी। अब मेरे को थोड़ा रुक रुक के यूरिन आती है और यूटीआई हो जाता है। मैं जब यूरिन टेस्ट कराता हूँ तो उसमें पस सेल आते हैं, तो मेरे को फिर एंटीबायोटिक लेना पड़ती है। अभी मैंने रिसेंट में सीटी यूरो कराया था, तो उन्होंने कहा है कि शायद फिर से आपको स्ट्रेस थोड़े हो गए हैं। और किडनी जब भी सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस बताता है, और यूरोलॉजिस्ट का कहना है कि एक बार हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई तो अब वो आपकी खत्म नहीं होगी। तो मगर बाकी टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं तो वो सब नॉर्मल आते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। परंतु यूटीआई हो जाती मेरे को 2-2, 3-3 महीने। तो क्या फिर से सर्जरी या पायलोप्लास्टी कराएं, क्या करें? नहीं, पहली चीज पाइलोप्लास्टी जो हुई है, जिसको यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो रिकरेंट यूटीआई नहीं करता। रिकरेंट यूटीआई आपको पेशाब के रास्ते में अगर रुकावट है तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ पस सेल्स के ऊपर कृपया एंटीबायोटिक मत खाया करें। अगर आपको दर्द बहुत हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, पेशाब में बहुत जलन है, खून आ रहा है, तभी एंटीबायोटिक लीजिए, क्योंकि आप ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक से आपके अंदर रेजिस्टेंस होगा। अब बात आती है कि यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, ये सही है कि सूजन पूरी नहीं जाती है, लेकिन सीटी स्कैन इज नॉट द राइट टेस्ट। आपको एक रीनल स्कैन होता है जिसको हम डीटीपीए रीनल स्कैन कहते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है। ये सही बताता है कि गुर्दे में रुकावट है या नहीं है। अगर गुर्दे में रुकावट है तो ऑपरेट कराना पड़ता है, या गुर्दे का फंक्शन डिट्योरेट होता जा रहा है रीनल स्कैन पे, तब ऑपरेशन कराना चाहिए। अन्यथा सीटी स्कैन इज नॉट अ गुड टेस्ट टू डायग्नोज कि आपको रिकरेंस या फिर से यूपीजे हो रहा है। और ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है। आपको यूटीआई का उसमें बैक्टीरियल काउंट होता है, सिम्टम्स होते हैं। अगर आपने सही ढंग से पेशाब की जांच नहीं दी है, लोगों में भ्रांति होती है कि सुबह की पेशाब देना चाहिए, वो गलत है। कल्चर के लिए दिन की पेशाब देते हैं, लिंग को अच्छी तरह धो के मिड स्ट्रीम, शुरू की पेशाब नहीं, बीच की धार कलेक्ट करके देना चाहिए। अगर आप शुरू की पेशाब दे रहे हैं, सुबह की पेशाब दे रहे हैं, तो आपको अक्सर पस सेल्स मिल सकते हैं। तो वो पूरा क्लिनिकल असेसमेंट के बाद ही इसकी सही राय दी जा सकती है। थैंक यू सर। घबराने की नहीं जरूरत है जी, थैंक यू सर। सर मेरी 51 ईयर एज है मेरी, और मुझे पेनिस में स्टोन फंस गया था, तो उसको निकालने में स्ट्रक्चर बन गया।
स्ट्रक्चर के बाद यूरिन मेरी लगभग बंद हो गई थी, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ा मुझे लेजर से। अभी दूरबीन से कराया था? दूरबीन से कराया, ढाई हफ्ता करीब हो गया। तो मुझे अब लगता है कि स्ट्रक्चर कहीं फिर से बनने की। देखिए, जो पेशाब का जब रास्ता सिकुड़ जाता है, दूरबीन से क्योर नहीं है। दूरबीन जो है, जैसे कोई चीज सिकुड़ी है, उसको आपने दूरबीन से कटवाया तो फिर सिकुड़ जाएगी, लेकिन कभी कभी बहुत डेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो काम चल जाता है। अल्टीमेटली अगर आपको बहुत जल्दी स्ट्रक्चर बन रहा है या दूरबीन से कटवाना पड़ रहा है, तो एक्सरे के द्वारा पहले हम देखते हैं कितना लंबा क्या स्ट्रक्चर है, तो ओपन ऑपरेशन ही आपको क्योर दे सकता है। तो आपने दूरबीन से कराया है, बहुत अच्छी बात है, फॉलो करिए। अगर पुनः स्ट्रक्चर बनता है तो प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाके फिर उसका इलाज कराइए, ऑपरेट कराइए, क्योंकि बार बार दूरबीन से कटवाने में रास्ता और खराब होता चला जाता है। तो पर सेकंड कितनी यूरिन पास होना चाहिए यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट के लिए? क्या चीज? यूरिन कितनी पास होना चाहिए पर सेकंड? नहीं, पर सेकंड नहीं, यूजुअली वो ग्राफ बनता है, तो बेल शेपेड अगर ग्राफ है अच्छा, तो इट शोज की स्ट्रक्चर, वो शुरू में आपको फायदा होगा ऑपरेशन के बाद, डीवीआईयू जिसको बोलते हैं, लेकिन वो समय के साथ फिर कम होता जाता है। तो आप देखिए, अगर आपका इससे नहीं काम चल रहा है, हर 6 महीने में डायलेट कराना पड़ रहा है या दूरबीन से कटवाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर इलाज लीजिए।